आइए, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं स्ट्रेटजी, जिसे हम कहते हैं कि क्या हम गोल बनाएं, क्या हम तरीका बनाएं, क्या आइडिया लगाएं, जिससे कि हमें बोर्ड के अंतर्गत 90% प्लस मार्क आ सके। इसके लिए कोई ना तो कोई एफर्ट लगाना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार का तो मेहनत करना होता है, ताकि हमें अभी जो आने वाला बिहार बोर्ड है, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, इस सब के लिए एक बेस्ट प्लानिंग होना चाहिए। बेस्ट प्लानिंग ये होना चाहिए कि हाउ टू स्टडी, कैसे हम स्टडी करें सर। क्योंकि अभी बहुत लड़के डिप्रेस्ड होंगे कि मेरा ये सिलेबस नहीं हो रहा है, मेरा तो ये सिलेबस नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे कवर करूँ, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और आज मैं उसी प्रश्न को जवाब देने के लिए आया हूँ। और आप लोग जब यह पूरा लेक्चर देख लेंगे, जब आप इस पूरे वीडियो को कवर कर लेंगे, तो आपको यह ज़रूर पता चल जाएगा कि हमारा सिलेबस किस प्रकार से कवर होगा। अगर इसमें भी थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो हमें लगता है कि आप 12 के लिए या फिर 10th के लिए सीरियस नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए, आज हम केवल और केवल 12th बोर्ड की बात करेंगे या फिर 10th के बोर्ड की बात करेंगे, जिसमें हर एक बच्चे का शौक़ होता है कि सर हम 90 प्लस क्रॉस कैसे कर सकते हैं। 90% प्लस क्रॉस होता भी है और हाँ, कर भी सकते हैं। तो मैंने लिए देखेंगे कि सबसे पहले ना हर एक बच्चे को चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए। सर ये चैप्टर, जैसे बच्चे को क्या होता है कि बहुत बच्चे को सिलेबस का पता ही नहीं है। सिलेबस का पता नहीं कहने का मतलब कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, सर कौन सा चैप्टर है हमारे बुक के अंतर्गत। क्योंकि कोई PCB से होता है, कोई PCM से होता है। क्लास 10th में तो जानते ही हो, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, या फिर कोई मैथिली रखता है तो मैथिली के टर्म में आ जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। जो भी विषय पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बायोलॉजी ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है। अर्थात मैं बच्चे को बोलूँगा कि आप एक ऐसा शीट तैयार कीजिए जिसमें केवल और केवल आपका सिलेबस हो, या तो मैथ का सिलेबस हो चैप्टर, या फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या किसी भी चीज़ का हो सॉरी, आप उसका चैप्टर का तैयारी करो। एक शीट बना लो, शीट, एक पेज ले लो, एक पेज ले लो। क्योंकि आप लोग तो पता ही है कि आप लोग को हमेशा तो प्रेशर बढ़ा ही रहता है, और मैं बोलूँगा कि जाके प्रिंट करवाओ, ये करवाओ, तो फिर आपको बोरिंग फील होगा। आप एक पेज लो, और एक पेज लेकर के ना केवल और केवल उस सब्जेक्ट को लिखो, जिस सब्जेक्ट को अलग से जिस टाइम में पढ़ना चाहते हो। जैसे हम फिजिक्स लिए तो फिजिक्स को लेकर के और इसमें सारे के सारे चैप्टर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, जैसे जो भी है 10 12 15 जो चैप्टर है सबको लिख लेंगे। और ये लिखने से और ये करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा कि जैसे कोई चैप्टर को आप रिवाइज़ कर रहे हो, आपके बोर्ड में ये चैप्टर से कितना क्वेश्चन आने वाला, उसको सेलेक्ट बनाओ और उसको सेलेक्ट करके पढ़ो, और उसमें देखो कि क्या छूटा भी है। अगर हमको सपोज़ करो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें टिक कर देंगे, नॉर्मल सी बात है कि चलो ये टिक हो गया। अब टिक होने के बाद क्या होगा, एक का प्रेशर हट गया सॉरी थोड़ा खांसी है, इसकी वजह से परेशानी को झेलना पड़ता है, सर्दी की वजह से। तो आपको ये शीट इसमें प्रॉब्लम देगा कि चलो मैंने ये 10 चैप्टर, ये 5 चैप्टर कर लिए हैं, अब इसके बाद क्या करना है वो समझना है। तो ये शीट आपको उसमें काम देंगे। तो प्रत्येक बच्चे को मैं पहला सजेशन यही बोलूँगा कि आप प्रत्येक को विषय सूची तैयार करें। विषय सूची तैयार करने से आपको बहुत प्रॉफिटेबल होगा। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लाभ होगा आपको। मैक्सिमम बच्चे को अभी पूछो तो सिलेबस का ही ज्ञान पता नहीं है, वो स्ट्रेटजी क्या तैयार करेंगे, वो क्या अपना आइडिया लगाएंगे, वो क्या सोच पाएंगे। मेनली है कि कुछ नहीं सोच पाएंगे। सोचने का रीज़न तब होता है जब वो सीरियस हो उस चीज़ पे। अगर आप सीरियस होंगे तो पहले आप, जो बच्चे ये काम नहीं किए वो पहले आप चैप्टर का सूची तैयार करेंगे, विषय सूची तैयार करेंगे कि क्या हमने पढ़ा इतना दिन में और क्या हमें पढ़ना है। दूसरा बात, किताब को पढ़ें, किताब को रीड करें। अब बच्चे बोलेंगे सर
मेरे तो 1 साल बीतने वाला है, मैं तो कभी बुक लिया ही नहीं। टीचर ने बोला गेस रट जाओ, क्वेश्चन बैंक रट जाओ, ये रट जाओ, वो रट जाओ, मैं तो बुक लिया ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी कमी आप में है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी में भिड़ जाते हैं, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें एक बुक की आवश्यकता होती है। और हम हमेशा बच्चे को कहते हैं NCERT, आप नाम सुने होंगे। इस बुक को एक बार विथ पेंसिल की सहायता से आप लिख लो, और लिख करके क्या करो, उस पेंसिल ले लो और पेंसिल की सहायता से आप पढ़ते चलो। और उसमें जो 1 साल में आपने पढ़ा होगा, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स लगा होगा, उसको आप हाईलाइट करते जाओ। और हाईलाइट करने के बाद वो आगे चल के बताऊँगा कि क्यों हाईलाइट किया जाता है। इससे आपका माइंड डेवलपमेंट होगा और आपका क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं। तो एक बार एफर्ट लगाओ, एक दिन में केवल 10 पेज ही क्यों नहीं पढ़ना हो, 5 पेज ही क्यों नहीं पढ़ना हो, एक बार पढ़ डालना है। और उसको पढ़ करके जब हम निकलेंगे ना, तो मुझे आगे चल के इसका प्रॉफिट पता चलेगा। अरे मैंने तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, ये टॉपिक कहाँ से आ गया सर, तो ये टॉपिक छोड़ दिए थे। अब भी तुमको एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें खुद से मेहनत करना परम ज़रूरी है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, किताब होना चाहिए, बुक होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि अपना लक्ष्य को तैयार करें। सर ये लक्ष्य क्या होता है? कंटिन्यूअसली ये जो लक्ष्य है आपका, ये हमेशा बनाना पड़ेगा। ये लक्ष्य क्या हो सकता है? ये आपको शेड्यूल क्या हो सकता है? मंथली शेड्यूल हो सकता है, वीकली शेड्यूल हो सकता है, वीकली बना सकते हो, या फिर मैं बताऊं आपको तो आप एवरीडे का शेड्यूल बना सकते हो, प्रत्येक दिन का शेड्यूल बना सकते हो। मेरा सजेशन मानो तो प्रत्येक बच्चे को मॉर्निंग टाइम में उठना चाहिए, और मॉर्निंग टाइम में उठ करके उसे एक शीट तैयार करना चाहिए, और उस शीट में यह लिखना चाहिए कि मुझे आज क्या क्या करना है, हमारा कौन सा सिलेबस पीछे है, हमें किस प्रकार से उसको कवर करना है। ये आपको एवरी डे चाहिए, ये एवरी डे का रूटीन होना चाहिए कि हमने किस चीज़ को छोड़ा, हमें किस चीज़ को लेकर के चलना है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट है जो पीछे है, हमें किसको आगे बढ़ाना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ याद रखेंगे कि आप हमेशा, बच्चे को मैं बोल रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि एवरी डे का रूटीन तैयार करो, प्रत्येक दिन का, जो ही पढ़ो लेकिन प्रत्येक दिन पढ़ो। और ये तुम फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरा अगर मैं वीकली बनाता हूँ तो वीकली में कभी अभी शादी का सीज़न चल रहा है, किसी दोस्त का भाई का बहन का शादी हो जाए, किसी की दोस्त की बहन की शादी हो जाए, तो उसमें जाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तो आप वीकली टेस्ट को कभी भी वीकली शेड्यूल को कभी फॉलो नहीं कर सकते हो, पालन नहीं कर सकते हो। इसलिए आप एवरीडे का बनाओ कि आज मुझे क्या करना है, और इतिहास वही रचा है जिसको पता है कि आज उसे क्या करना है, और उसे समझना पड़ेगा उसे समझना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए, एवरीडे का एक शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद मैं बच्चे को बार बार इस चीज़ों को मैं प्रेफरेंस कर रहा हूँ हमेशा, कि जो बोर्ड होते हैं ना बेटा, ये बोर्ड जो होते हैं ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन को पूछता ही है। उसके पास क्वेश्चन बहुत सारे एक्स्ट्रा नहीं फैले हुए हैं। वो IIT JEE मेंस नीट्स इस सब में क्या होता है कि एक्स्ट्रा से क्वेश्चन लाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग थॉट के बनाते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड के पास या फिर अदर बोर्ड्स के पास अबव क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे प्रश्न नहीं हैं, उसी में से घुमा कर प्रश्न को डालते हैं। तो अधिकतर बच्चे को अगर मैं प्रेफरेंस दूं कि अगर ये चीज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, सॉल्यूशन करो। प्रीवियस क्वेश्चन किसे कहते हैं, जिसे आजकल के बच्चे लोग नाम देते हैं क्वेश्चन पेपर, गैस पेपर, एटम बम, ये सब जो चीज़ बोला जा रहा है, ये सब चीज़ आपका हो गया प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन। पूछे गए क्वेश्चन को आप रिवाइज करो, मोर देन जितना हो सके उतना आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है प्रीवियस क्वेश्चन को। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको 60% क्वेश्चन तो यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। 60%। अगर कोई बच्चे फर्स्ट डिवीज़न चाह रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत वैल्यू दें, उस पर वो मेहनत करें
उस पर सोचे कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। और मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्य होना चाहिए, वीक एवरीडे का लक्ष्य होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है। ये जब हो जाए तो अपना एक नोट्स तैयार करो, एक अपना नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, टीचर के नोट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ सबसे यहाँ पे 9th नंबर में कि ये जो 10 रूल का है वो तुमको फॉलो करना। और 9th नंबर में मैंने लिख चुका कि किसी अन्य टीचर पे आप आधारित ना रहो। किसी भी अन्य टीचर, मैं ही क्यों ना हो, मुझ पे भी आधारित मत रहो। ऑलवेज बच्चे को खुद से अपने नोट्स को तैयार करना चाहिए, जैसे भी करे वो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। ये जो नोट्स बनाओगे अपना एक शॉर्ट नोट होगा, और खुद से जो नोट्स बनाओगे वो तुम काफ़ी अच्छा से समझ पाओगे। रिवाइजिंग करने का, रिवीजन करने का आपको टाइम बचेगा, तुरंत रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि तुमने जो जिस थॉट से बनाया कि चलो ये पॉइंट तो आता है, इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ और ये पॉइंट को याद रखता हूँ। क्योंकि ये पॉइंट जब याद आएगा तो सपोज करो वो भी आ जाएगा। तो अपने नोट्स जो होते हैं ना, सबका बाप होता है। जितने भी नोट्स होते हैं सबका बाप होता है अपना नोट्स। और उस नोट्स का एक अलग से नाम दे देना, फलनमा का मौसा नोट्स, इपर हो इससे मिलेगा ही मिलेगा। ये जो होते हैं ना, ये तरीकाएं आपके पास होना चाहिए। ये आपको जहन में आना चाहिए कि आपके पास एक क्या हो, शॉर्ट नोट्स हो जिसको तुम पढ़ सको, जान सको। उसके बाद सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना। दिस इज ए इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं बता रहा हूँ बेटा, देख अभी से तुम हाथ का कहाँ उपयोग करता था, नहीं करता था, वो मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे तुम अपने हाथ का पूरा उपयोग करो, A to Z। क्योंकि नोट्स बनाने में किसकी ज़रूरत होती है, नोट्स, हाथ की आवश्यकता होती है। तो हाथ को उपयोग करना परम जरूरी है बेटा। हाथ जब उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारा नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और करना भी ज़रूरी है। उसके बाद हमने बोला कि सभी सब्जेक्ट पे फोकस करो, फुल एफर्ट लगा दो ना, फुल एफर्ट, छोड़ो मत जहाँ तक हो सके सॉरी, जहाँ तक हो सके वहाँ तक तुम एफर्ट लगाओ, छोड़ो मत। मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी बच्चा का सपोज करो कि फिजिक्स अच्छा है तो केवल फिजिक्स ही पढ़ रहा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है तो केवल केमिस्ट्री पे ही फोकस कर रहा है, किसी का बायो अच्छा है तो केवल बायो का ही फॉलो कर रहा है। बिहार बोर्ड किसी स्पेशल चीज़ को नहीं लेता। और आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो जो केवल ऑनर्स पेपर पे फोकस करेंगे। आप एक बोर्ड पढ़ रहे हो, अभी 10th और 12 लेवल का पढ़ रहे हो। तो इसमें आपको, आपके लिए हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट। इसके लिए पीसीबी हो, पीसीएम हो, हिंदी इंग्लिश हो, पांचों को लेकर चलना पड़ेगा और उस पे सभी पे मेहनत करना पड़ेगा। तब जाकर के तुम 90+ या 95+ मार्क कर सकते हो। क्योंकि जितना भी व्यक्ति को उठा लो, वो इस सब चीज़ों को, इस सब शेड्यूल को पालन किया है और पालन करके उन्होंने इतना अप्रोच किया है मार्क को लाना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये किताब को रीड करना आसान है, अपने लक्ष्य को तैयार करना खुद से करो ना, प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करो, अपना नोट्स खुद से बना लो और सभी सब्जेक्ट पे फोकस करो। एक पे बेटा मत करो फोकस। हाँ ठीक है, तुम कुछ कर रहे हो उस पर एक पे फोकस कर रहे हो तो ठीक है भाई, हाँ चल रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन पढ़ाई पे सब पे फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई में बोलेगा सर तुम 5, बोलेगा भाई तुम 5 सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हो, तुम्हारा एक भी कंप्लीट नहीं होगा ना, मत होने दो ना। लेकिन पढ़ना तो सबको है। बराबर टाइम दो, बराबर टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि हमें ये टाइम यहाँ पे देना है, ये टाइम यहाँ पे देना, हमें ऐसे करना है, वैसे करना है। बराबर एक्यूरेसी से फोकस डालो। समझ में आ रहा? तो ये हो गया आपका। और एक चीज़ है रिवीजन। सभी का रामबाण जिसको कहते हो, रामबाण या कुंभवान बोलो, समझ में आ रहा है, या शीतल बाण बोलो, या हनुमान वान बोलो, या लक्ष्मण वान बोलो, या लक्ष्मण रेखा मानो, बेटा इसको तुमको पार करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए,
किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन। या रिवीजन आपका नोट्स हो सकता है, ये रिवीजन आपका टीचर्स का नोट हो सकता है, ये रिवीजन आपका जो आप खुद से नोट्स बनाए हो उसका रिवीजन हो सकता है, लेकिन रिवीजन होना चाहिए। या रिवीजन आपका साप्ताहिक हो, एवरीडे का हो, 2 दिन बाद का हो, लेकिन बेटा एक चीज़, रिवीजन करना मत भूलो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत। याद रखेंगे कि आप रिवीजन करोगे, हमेशा रिवाइज करोगे, एक जो चीज़ याद हो गया फिर एक बार और फोकस डालोगे, और रिवाइज करने से एक चीज़ होगा ना, वो चीज़ तुम्हारे माइंड में सेटअप हो जाएगा, वो सेटअप हो ही जाएगा। किसी भी चीज़ को बार बार तुम देखो, बार बार देखो, तो क्या होता है, जहन में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ यहीं होगा, इसका कॉन्सेप्ट यहीं लगेगा। बिकॉज ये फील कब आता है, रिवीजन से आता है। अगर मैं आज बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को मैंने फील किया, इस चीज़ों को मैंने समझा, इस चीज़ों को मैंने जाना, ये चीज़ हमारे जीवन में रहा, तब जाके हमने इस चीज़ को जाना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और बाद में बच्चा डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे बड़ा भी है। अभी के समय में सबसे बड़ा अगर मैं रीज़न दूँ बच्चे को नहीं पढ़ने का रीज़न, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। आज क्या है, तो आज मेरे यहाँ फेस्टिवल था, कल क्या है, कल ये है, सर आज तो इलेक्शन हो गया, ये हो गया। भाई एक से एक डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे में घर का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि हमें घर जाना है। अब कोई कहीं पढ़ रहा है, सपोज़ करो आप दरभंगा में पढ़ रहे हो, समस्तीपुर में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, रूम लेकर पढ़ रहे हो, तो एक माइंड तो रहता है कि हमें कोचिंग जाना है, सेकंड माइंड तुम्हारा ये कहता है कि कब क्या हो जाए कि मैं घर चला जाऊँ। समझ रहा, कब हमें वो फ़ोन कर दी कि आ जाओ घर पे, ज़रूरी है, पहुँच गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचे। ये घर का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लव का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, दोस्त का डिस्ट्रैक्शन होता है। फ़ोन किया, भाई हमको चाय पीना है, आ जाओ, और तुमने क्या किया, अपना क्लोज़ किया किताब को और चल पड़ा। लेकिन तुम ये फोकस नहीं किया कि हम किस स्तर पे हैं, मेरा सिलेबस रेडी नहीं है, और वो फ़ोन करता है मैं चला जाता हूँ, तो ये दिक्कत देगा तुम्हें। तो ये डिस्टर्बेंस से बचे, डिस्ट्रैक्शन से बचे बेटा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी तुमको 75 दिनों के लिए किसी भी बच्चे को घर नहीं जाना है। बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि घर जाना ही नहीं है। अभी 2 मंथ बेटा मेहनत कर लो, तीसरे मंथ लोग तुम्हें ढूंढेंगे, अरे ये बच्चे कौन थे, इतना नंबर कहाँ से लाया ये। बस 2 मंथ लगा दो, 75 दिन 75 डेज़ तुम एफर्ट लगा दो। घर मत जाओ, दोस्त से मिलो, एक पैक हो जाओ रूम में, और जो पॉइंट को हमने चर्चा किया है उसको आप दिमाग में रखो। इतना चीज़ों को, हाँ, कि हमें ये सब चीज़ करना है। ये सब चीज़ जिस दिन तुम खुद से करने लगोगे ना बेटा, तुम अपने आप में पावरफुल महसूस करोगे। लगेगा कि हाँ मेरे पास भी है, आई हैव समथिंग, हमारे पास भी कुछ है। नेक्स्ट, किसी अन्य टीचर पे भरोसा मत करो, आधारित मत रहो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर पे दौड़ते हैं, अरे ये टीचर तो ये हैं, ये टीचर ये देते हैं, नोट देते हैं। भाई वो टीचर नोट बना करके दिया है, खुद तो नहीं बनाया। टीचर अपने माइंड सेटअप करके दिया होगा, और तुम उस नोट को लेकर के चल रहे हो। भाई अपना एफर्ट लगाओ, किसी पे ही आधारित मत रहो। एक कोचिंग में 150-200 बच्चा पढ़ते हैं, उसमें 2 ही 3 क्यों 90+ क्रॉस करते हैं? बिकॉज रीजन है भाई, वो 2-3% जो है अपना मेहनत करता है, अपना एफर्ट लगाता है। यही रीजन है कि वो बहुत आगे जाता है। और तुम क्या करते हो, तुम उसके नोट्स को रखते रहते हो, अपना दिमाग नहीं लगाते हो, अपने DDP तैयार नहीं करते हो, DPT तैयार नहीं करते हो, अपना लक्ष्य पे नहीं चलते हो, अपना रूटीन तैयार नहीं करते हो, प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करते हो, अपने पे कभी सोचते ही नहीं हो। यही रीज़न है कि तुम पीछे हो जाते हो। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करो। जो बच्चे कमज़ोर है, मैं केवल उन बच्चों के लिए बोलूँगा कि आप देखो, अब इतने कम समय में तुम चाहोगे सिलेबस को समझना, कांट पॉसिबल, समझ नहीं सकते हो, तो तुम क्या करो, ऑब्जेक्टिव का सहारा लो। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे परेशानी होती है कि सर न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स वो नहीं बन पाते मुझसे। नहीं ना बनेगा बेटा, क्योंकि जिस समय में बनाना था, जिस समय में वर्क करना था, उस समय में तो किया ही नहीं। अब वो थ्योरी पढ़ने के लिए 2 दिन लगता है, तब जाकर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अब वो चाहोगे कि 2 मिनट में सॉल्व हो जाए, कांट पॉसिबल। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव पेपर प्रिपरेशन में क्या होगा कि जो चीज़
विदाउट न्यूमेरिकल्स है, विदाउट सेंस है, जिस पे कोई चीज़ दिमाग लगाना ही नहीं है, उसको आप डायरेक्ट रिमेंबर कर लो। रिमेंबर, अगर आप रिमेंबर कर लेते हो तो यू गॉट अ फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स, अच्छा तुम पास कर सकते हो, अच्छे डिवीज़न मार्क्स ले सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आप दिमाग में रखेंगे। ये जो 10 बातों को हमने जो बताया, इस 10 बातें को जो पालन कर लिया, वो समझो फिर 95 प्लस क्रॉस कर सकता है। और ये तुम्हें करना होगा, कोई दूसरा नहीं करने के लिए आएगा, ये तुम करोगे, तुम, क्योंकि ये परेशानी तुम्हें है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें बढ़ना है। अभी तो तुम कुछ कर लोगे, बाद में जा कर के वही लोग तुम्हें बोलेंगे, तो फिर महसूस होगा, दिक्कत होगा कि साला हम मेहनत कर लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इसीलिए मैं आया हूँ आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक बताने के लिए, और मैं आपको मिलता रहूँगा एग्ज़ाम तक हर एक फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस चीज़ों को एक बार ज़रूर अपने कॉपी पे नोट कर ले कि सर ने क्या क्या बताया और मुझे क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो बाय, आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग मोटिवेट हमेशा के लिए रहें। धन्यवाद।